Good afternoon students, this is Saboni Dhara. Welcome to my channel. So today students, we will going to start and continue with our topic which is called as private placement. So when a company offers its securities to a select group of persons not exceeding 200, it is called private placement. So private placement किसको बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट उसको बोला जाता है जब भी कोई एक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ ग्रुप को देते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स को देते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल्स 200 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब 200 पीपल्स को ही होना चाहिए. सो उनको क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है. सिक्योरिटीज़ के तौर पे हम लोग क्या ऑफ़र करते हैं? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. ठीक है. So in other words also we can say that company offers its securities only to identified persons and not to the general public. So the board of directors select or identify the persons to be included in the selected group. They can be mutual funds, they can be institutional investors etc. So जो board of directors है, जिसको हम लोग short form में BOD बोला जाता है, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही ये अथॉरिटी है कि वो आइडेंटिफाई करे पर्सनस को कि किसको प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए रखा जाए और कितने 200 सीट्स के अंदर कौन इंसान आ सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. The shares offered can be fully or partly paid up and the consideration should be paid by check, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा एंड नॉट बाय कैश. सो जो कोई भी शेयर्स ये प्राइवेट प्लेसमेंट में रहता है वो उसको पहले ऑफर लेटर दिया जाता है एंड वो एप्लीकेंट को क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है प्राइवेट प्लेसमेंट का. एंड देयर आफ्टर व्हेन द शेयर इज़ ऑफर्ड फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप, तो कंसिडरेशन के रूप में यानी कि पेमेंट कैसे होता है? थ्रू चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, लेकिन कैश में बिल्कुल भी नहीं होता है. सो क्या क्या राइट्स मिलता है? राइट्स टू रिनाउंसिएशन इज़ नॉट गिवन टू एप्लीकेंट्स अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. सो कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करती. इनफैक्ट दे ऑल्सो नीड परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. दोज आर कॉल्ड एज वॉट? स्पेशल रेजोल्यूशन. जब भी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इनको परमिशन देते हैं बाय पासिंग अ सिंपल स्पेशल रेजोल्यूशन, तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे बढ़ सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स के लिए. अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन 2 ways. सो प्राइवेट प्लेसमेंट मेनली 2 तरह के होते हैं. एक होता है राइट इशू और एक होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. सो दीज ऑल आर द मेन 2 क्राइटेरियाज जहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है. सो आगे बढ़ के देखते हैं कि किस तरह से राइट इशू होता है. As we have discussed the same under the heading of offering shares to the existing equity shareholders on the page number 44. अगर हम लोग पेज नंबर 44 पे जाते हैं, सो हम लोग ने लास्ट वाले एक्सरसाइजेस में एंड लेक्चर वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि किस तरह से राइट इशू का मतलब क्या होता है. ये देखिए स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. राइट इश्यूज़ का मतलब होता है जो एक कंपनी पहले इश्यूज़ करने के लिए शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स देते हैं. करेक्ट, उसको बोला जाता है राइट इशू. एंड दैट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट कम पैसे में एज़ कम्पेयर टू अ मार्केट वैल्यू कम ऑफ़र किया जाता है अपने खुद के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को. सो उसी को क्या बोला जाता है? राइट इशू बोला जाता है. सो दैट राइट इशू इज़ ओनली they are talking about now. So as I'm scrolling up the screen, you can see it very well. Yeah, so this is what the right issue. So we have already done right issue in the previous videos. So if you have missed it out, please go ahead and check my all the playlist videos. You will come to know what all are the topics which I have already done. So the next one is preferential allotment. So preferential allotment means when a company issues. So when we are talking about preferential allotment means what?
So preferential allotment means when a company issues specified security. So what do you mean by specified security? Specified security का मतलब है सिर्फ उतने ही सिक्योरिटीज़ के अंदर आने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी शेयर्स. नहीं तो सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर. सो आपको पता रहेगा, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. आपने पढ़ा रहेगा एंड मैंने भी एक्सप्लेन किया इन माई लास्ट वीडियोज़ दैट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर में एक ऐसा टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आता है जो फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर बन जाता है. सो विच इज़ कॉल्ड एज कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो दोज कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को ही इन लोग क्या करते हैं, बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उनको ही बोला जाता है. So they used to select a group of persons on the preferential basis and it is called as preferential allotment. और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सिक्योरिटीज़ दिया जाता है, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है कन्वर्टिएबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, that's it for these two options. On the other hand, I can say that यूजुअली कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर्स. प्रमोटर्स आपको पता है जो एकदम से मेन एंड हेड होते हैं, उनको बोला जाता है. सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, venture capitalist, etc. So the shares offered are fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash. So applicants को क्या पे करना पड़ता है, कैश में पेमेंट देना पड़ता है. Shares issued under the preferential allotment have no voting rights. जो भी preferential allotment में जाता है उनको बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो उनको voting rights मिले. Approval of the shareholders in the form of the special resolution is needed to make preferential allotment. And companies usually go for preferential allotment as it is not only less time consuming but also involves less paperwork and formalities. So moreover, the company is very much interested to do the private placements because it is a very less paperwork and formalities. And moreover, the things is like जिसको भी ये preferential allotment दिया जाता है सामने वाले को, यानी कि शेयर होल्डर्स को, दे आर नॉट हैविंग द राइट्स टू वोट इन द मीटिंग, टू सिट इन द मीटिंग. सो इसीलिए उन लोग को ज़्यादा मज़ा आता है. सो वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब है दोज आर द इंस्टीट्यूशंस हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनीज विच हैज़ हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर. दे यूजुअली बाय द कंपनीज इक्विटी शेयर्स. सो उन लोग क्या बाय करते हैं, इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं. So with this we have completed our this particular topic which is called as private placement. And students, don't forget, this will going to come for your exam in short notes or in the distinguish between. Okay, so it is very essential for you all to read at least 2 to 3 times very thoroughly. अगर explanation reading करने के बाद भी समझ में नहीं आता है, so it's a humble request to you all to watch my this video again and again and you will come to know what all things I have highlighted and what all things I have explained very clearly in a simple words. So this, yes, I was talking about with this particular distinguish. यहाँ पे सिर्फ 3 points दिया है, but normally private placements comes with the bonus shares and all. So उसमें आपको at least minimum 8 points तो लिखना ही होता है. So 5 marks के लिए private placements आते हैं. So यहाँ पे additional information दिया है which you need to do it very properly. Okay. So all the things here they have shown. So now I will go ahead and we're going to start our last topic for this particular chapter number 3, that is allotment of shares. As allotment means to distribution. Allotment का मतलब होता है distribution of shares. इसका मतलब है when a company gives the shares to an applicant based on the application submitted. अभी जितने भी applicants हैं, अगर उनको या investors हैं, उनको अगर चाहिए
शेयर्स. सो दे यूज टू फिल द फॉर्म. जैसे आप लोग ने फिलअप किया रहेगा, आपको एडमिशन चाहिए रहेगा तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था कॉलेज का, करेक्ट, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन. सो वैसे ही इन लोग भी वैसे ही काम करते हैं. एंड आफ्टर दैट जब भी कॉलेज वाले को आप लोगों का एप्लीकेशंस मिल जाता है, दे यूज टू गिव यू व्हाट, सीट्स अकॉर्डिंग टू द काउंटेड सीट्स. सो इसी तरह से कंपनी भी देखता है कि हम लोग के पास सिर्फ इतने इतने शेयर्स है. से फॉर एग्जांपल 200 शेयर्स है, 200 ही अगर एप्लीकेशन आएगा तो सबको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, यानी कि सबको शेयर्स मिल जाएंगे. और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो वो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोला जाता है. सो ये हुआ था थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद द एग्जाम्पल. So now Supreme Court has defined allotment as the appropriate out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person. So appropriate का मतलब है distribute and unappropriate का मतलब है undivided, that is whole, जो बिल्कुल भी distribute नहीं किया गया उसको बोला गया है unappropriate. Okay, so thus as per this definition, allotment of shares means allocating यानी कि giving certain numbers of shares by the board of directors. तो कौन देता है, board of directors देता है out of the previous unallocated capital, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है कैपिटल वो उन लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, यानी कि गिविंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द पर्सन हु हैव अप्लाइड. अगर मैंने अप्लाई किया है तो फिर मुझे दिया जाएगा, लेकिन अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो ऑफ कोर्स हाउ ही कैन गिव मी, राइट. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. द कंपनी इश्यूज प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेंट दैट इज द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइब करते हैं उसको बोला जाता है सब्सक्राइबर्स. फिल्स द फॉर्म एंड सबमिट इट. सो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग फिलअप करते हैं फॉर्म को और सबमिट करने की कोशिश करते हैं, एंड उन लोग कर भी देते हैं. विद द एप्लीकेशन मनी टू दी कंपनीज बैंकर, किसको देते हैं, एंड एप्लीकेशन का जो मनी है वो बैंकर्स को दे के आते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द एक्सेप्टेंसेस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन दी बोर्ड मीटिंग. और बोर्ड मीटिंग में ये सारे एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. और वो रेजोल्यूशन का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का रेजोल्यूशन पास किया जाता है. सो अभी तुम लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आया रहेगा कि रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है. रेजोल्यूशन मीन्स अ डिसीजन टेकन बाय ऑल द मेंबर्स सिटिंग इन द मीटिंग, और मौजूद रहते हैं मीटिंग में, उनके वोटिंग से, उनके सहमति से, ओके, एक डिसीजन लिया जाता है. उसी को, वही डिसीजन को क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन बोला जाता है. सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू अलॉट द शेयर्स. सो BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही क्या है, पावर है, ताकि वो क्या कर सके, अलॉट कर सके शेयर्स को. सो अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स दैट इज सिक्योरिटीज इन द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म. सो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. पहले फिजिकल फॉर्म होता है, पहले फिजिकल फॉर्म होता था, बट नाउ इट हैज़ बीन डीमेटेरियलाइज्ड. डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होता है. सो अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 crores, ये कंडीशन में. नेक्स्ट कंडीशन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट्स न्यू इश्यूज विद इफेक्ट फ्रॉम 10th of September 2018. And the third one is such other class or classes of the companies as may be prescribed any other company can be issued its shares in any form. मतलब कोई भी फॉर्म में दे सकता है. Also the company have to be freedom to convert its shares into dematerialized फॉर्म इनटू एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर कंपनी को लगता है कि फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, सो दे कैन एनी टाइम डीमेटेरियलाइज्ड. डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है, जिसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट. डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब है द फिजिकल सर्टिफिकेट्स इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म.
So companies issuing shares in the dematerialized form has to compile with the provisions of the Depository Acts 1996. So अगर कोई भी कंपनी चाहता है कि जो भी इश्यूज़ करते हैं वो शेयर्स वो डीमेटेरियलाइज्ड कर सकें, सो उसको क्या किया जाता है, उसको पहले सारे प्रोविजंस कंपाइल किया जाता है, यानी कि वो सब रेगुलेशंस रूल सुनेगा किसका, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का, वो रूल के अनुसार उसको सारी चीज़ें करने हैं एंड देन ओनली दे कैन कन्वर्ट दोज थिंग्स इनटू डिमेटेरियलाइज्ड. So I hope so you have got the knowledge about the allotment of shares and the procedure of allotment of shares. So now we will going to deal with the provisions or the conditions for the allotment of shares. This is actually very very important क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है या ब्रीफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फॉर 10 मार्क्स. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, try to read more than 4 to 5 times because it is really very important concept. Okay, so now we will going to start with the provisions or conditions of for allotment of shares. So every company issuing shares has to compile with the provisions of the Companies Act 2013 with regards of the all the allotment of the shares. A public company has to also follow the companies, that is the prospectus and the allotment of securities. Rules 2014 and SEBI, that is Securities and Exchange Board of India, उसका फुल फॉर्म है इश्यूज़ ऑफ द कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2018. सो ये सारे एक्ट के अनुसार एक कंपनी फुलफिल सारी चीज़ें करने चाहिए, तब जाके वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकता है, नहीं तो उसका एक्ट वॉइड हो सकता है. वॉइड का मतलब है इलीगल एक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट कभी भी आकर उनको सील करके जाएंगे एंड उनके एक्ट को वॉइड किया जाएगा, नाम खराब हो जाएगा मार्केट में. सो दैट इज़ वाई द कंपनीज दोज हु आर एंगेज्ड इन द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स दे हैव टू फुलफिल द प्रोविजंस एंड द कंडीशंस अंडर दिस ऑल एक्ट. So for the allotment of the shares, a company has to fulfill the following. Number first one is statutory provisions and the second one is called as a general प्रिंसिपल्स. सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब है, आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी का मतलब ही क्या होता है, मैंडेटरी, मतलब आपको करना ही करना है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू डू इट. द वेरी फर्स्ट वन इज़ व्हाट, as per the Act of Companies Act 2013, the registration of the prospectors. अभी prospectors का मतलब क्या होता है, prospectors का मतलब है जहाँ पे कंपनीज का डिटेलिंग वगैरह सब कुछ दिया जाता है और अच्छी तरह से वो बोला जाता है वहाँ पे कि लास्ट 5 ईयर्स से, लास्ट 10 ईयर्स से हमारा कंपनी बहुत ही अच्छा कर रहा है. So the investors, those who wants to invest their money to our company, they can come up with their views and they can go ahead and एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो. सो इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रॉस्पेक्टर्स में लिखा जाता है, जैसे कि आपने एडमिशन के वक्त आपके कॉलेज से, रिस्पेक्टिव कॉलेज से आपने लिया रहेगा. सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट रहता है वो अपने पब्लिक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो अट्रैक्ट हो, वो प्रॉस्पेक्टर्स को देख के जानकारी उनको उपलब्ध हो कि कंपनी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रमोटर्स है, ये सब चीज़ों के बारे में. एंड उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन वो प्रॉस्पेक्टर्स को करना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है. एंड इट शुड बी प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर इटसेल्फ एंड इट शुड बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स and countersigned by the company secretary. So the second one is application money. जो भी application money कंपनी कलेक्ट करता है वो एटलीस्ट मिनिमम 5% होना चाहिए नॉमिनल अमाउंट के हिसाब से, यानी कि 10 रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, उसका 5% मिनिमम एप्लीकेशन मनी रहना चाहिए. एंड एज पर द गाइडेंस ऑफ द सेबी, जैसे कि फॉर अ पब्लिक कंपनी द एप्लीकेशन मनी शुड बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स. सो द एप्लीकेशन मनी
is to be paid in the bank specified by the company. So it should be specified by the company and ये सारे एप्लीकेशन मनी एक बैंक में जाके सबमिट करना पड़ता है. ये सारी चीज़ें एक रूल एक रेगुलेशन के अंदर होता है जो हर एक कंपनी जो एंगेज होता है ये सारे एक्टिविटीज़ में उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. The third one is minimum subscription. So minimum subscription means what? It is the minimum subscription is the amount of the shares which has been taken or bought by the subscriber. यानी कि minimum subscription का मतलब है कम से कम अमाउंट मेंशन जो भी किया जाता है prospectus में वो पहले कलेक्ट किया जाता है within 30 days of the issue of prospectus. ठीक है, जब भी आपने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दी उसमें से उस तारीख से लेके 30 डेज़ यानी कि 30 तारीख के अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भरना ही पड़ता है. सेबी गाइडलाइंस के अनुसार इट शुड बी 90% ऑफ द इशूड सब्सक्रिप्शन. So usually when a company does not collect minimum subscription, it means it issues has to be under the subscribed, that is the number of shares applied for is less than the share offered by the company. It should be not be collected as a minimum subscription, लेकिन इसका मतलब है कि वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए और जो नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड किया जाता है हेंस ऑफर्ड करते हैं जो कंपनी उसके अंदर आना चाहिए. सो इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट कलेक्टेड विद द स्पेसिफाइड टाइम, अगर वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो नहीं कलेक्ट किया जाता है तो पूरा एंटायर मनी हैज़ टू बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर. तो फिर 15 डेज़ के अंदर ही आपको फिर से सामने वाले को दे देना है. और अगर ये सब करते हैं तो फिर टू अवॉइड सच अ सिचुएशन अ कंपनी में एंटर इनटू अ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स. अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति होगा या एक ऐसा कंपनी होगा एक एग्रीमेंट में आ जाता है अंडर राइटर के साथ, जो अंडर राइटर एश्योर करता है कंपनी को कि मैं मिनिमम से मिनिमम आपका शेयर्स क्या करूँगा, सोल्ड करूँगा मार्केट में और मेरा इतना इतना क्या रहेगा, चार्जेस रहेगा. सो दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड एन अंडर राइटिंग और अंडर राइटर इन द अंडर राइटिंग एग्रीमेंट. सो ये हो जाता है ये केस में, बी वाले केस में, जब भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो नहीं दे पाता है या ले पाता है कंपनी सब्सक्राइबर से एप्लीकेशन मनी. नंबर 4th वन इज़ क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट. ये कभी क्लोज होता है आफ्टर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज़ एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज़ के अंदर ये बंद हो जाता है ये लिस्ट. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का मतलब है कि कौन से बेसिस में ये किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कैटेगरी के अनुसार, यानी कि मिनिमम एप्लीकेशन जो भी फिक्स्ड होता है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द शेयर्स. ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोला जाता है, जैसे कि मेरे पास है ही 200 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशंस आए हैं 300 तो 100 पूरा ज़्यादा हो गया. सो वो पर्टिकुलर क्राइटेरियाज़ या सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन. तो ये सेबी के अनुसार ये भी दे दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि इट मे परमिट टू अलॉट नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर. सो नेट ऑफर के ऊपर नहीं जाना है एज़ पर द सेबी अलॉटमेंट. एंड द अनदर वन इज़ कॉल्ड एज परमिशन टू डील ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज. अभी कोई भी कंपनी उठ कर आएगा और बोलेगा कि मुझे शेयर्स में इशू करना है, ये करना है, वो करना है, वो नहीं कर सकता. उसका नाम पहले स्टॉक एक्सचेंज के लिस्ट में आना चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज क्या करना चाहिए, उनको परमिशन देना चाहिए, तब जाके ये वो काम कर सकते हैं. लिस्टिंग में जब भी उनका नाम आ जाता है सारे कंपनीज़ के, तो वही कंपनीज़ क्या कर सकते हैं, रेस करते हैं शेयर्स एज़ पर देयर परमिशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज. Next one is appointment of the managers to the issue and the various other agencies. So company has to appoint one or more merchant bankers to act as managers to the public issues. So it also appoint registrar. वो registrar को भी appoint करता है ताकि वो issue करे. Collecting bankers, यानी कि bankers को भी वो बोलता है कि बैठो और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस मनी आए वो आप लेंगे. एंड अंडरराइटर्स को भी इशू किया जाता है एंड ब्रोकर्स को भी इशू किया जाता है. सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा, ये सब के सब अपॉइंटमेंट्स होते हैं
दिस काइंड ऑफ अ थिंग, दैट इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के दौरान। रजिस्ट्रार टू द इशू एंड द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स का मतलब है जो सेबी से सर्टिफाइड किया जाता है ऑफर बाय एसबा, दैट इज़ ASBA। ओके, जो हम लोग ने ऑलरेडी पेज नंबर 52 में पॉइंट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ वी विल गो अहेड विद द लास्ट and the last topic, which is called general principle. So according to the provision act of companies act 2013, proper authority किसको है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, यानी कि कंपनी अलॉट कर सकता है शेयर्स, लेकिन उससे पहले रिसीव्ड होना चाहिए उनके पास रिटन एप्लीकेशन फॉर द शेयर्स एप्लीकेंट से, तभी वो जाके आगे कर सकता है। रीज़नेबल टाइम यानी कि 60 डेज़ के अंदर ही रिसिप्ट वो एप्लीकेशन मनी को देना चाहिए। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस चलेगा, ये है स्टिपुलेट टाइम। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट का मतलब है जब भी शेयर्स अलॉट किया जाएगा सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, और प्रॉस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ द अलॉटमेंट, और न्यू ये कंडीशंस कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट, ये कोई भी दूसरा कंडीशंस नहीं ऐड होना चाहिए। कम्युनिकेशन जो भी रहेगा एप्लीकांट के साथ, दैट शुड बी अ लेटर ऑफ, ये अलॉटमेंट दिया जाएगा, अलॉटमेंट एडवाइस दिया जाएगा, नहीं तो इन दोनों में से एक, एंड द लेटर्स शुड हैव अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड, ये सारी चीज़ें अलॉटमेंट मनी वगैरह सब कुछ बाइफर्केशन होना चाहिए कम्युनिकेशन में बिटवीन द एप्लीकांट एंड द कंपनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि वॉयलेशन के अंडर में नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी रूल्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेंट माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर का मतलब है द पर्सन हु इज़ हैविंग द एज बिलो 18 ईयर्स, उनको बोला जाता है माइनर। मेजर उसको बोला जाता है जैसे कि हम लोग हैं, हम टीचर्स हैं जो 18 ईयर्स के ऊपर है, राइट। आप लोगों को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पे जो 18 अबव है, तो उनको मेजर बोलते हैं। जो 18 बिलो है, बिलो 18 है, दोज आर कॉल्ड एज माइनर। सो माइनर आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट एनी ऑफ द शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनीज। सो ये एक वॉइड माना जाता है, वॉयलेशन हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन से। So, if a company allots shares after fulfilling all the above conditions and the requirement of the provisions, such allotment is called as a regular allotment. उसी को क्या बोला जाता है? Regular allotment बोला जाता है। Please underline this particular sentence क्योंकि this may ask you for the fill in the blanks. But if any one provision is not satisfied, then it is called as irregular allotment and such allotment is invalid. फिर वो allotment क्या हो जाता है? Invalid हो जाता है। So this was all about today's video and we have completed successfully chapter number 3 of the secretarial practice. I hope all the 12th standard students of the commerce streams, they are able to understand my videos. Please do comment, like and share with your friends. And this is the one procedure for allotment of share is not there in your syllabus, so that is why I'm not teaching this. It is the deletion part. So till here your portion for the chapter number 3 is done. So thank you so much for watching this video. Have a nice day. Bye bye. Take care.